नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उत्तराखंड में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड की क्या कुछ आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले आपको बता दें, सीएम का आज गढ़वाल दौरा रहा, जहां पर वो लोगों से रूबरू हुए। साथ ही जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड को लेकर भविष्यवाणी की गई थी, वो भी अब सच होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर जो है, इससे भी रूबरू हम आपको कराएंगे कि किस तरीके से पूर्व सीएम की ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ने का ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही अगर मंगलौर की बात करें तो वहां पर किसानों की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने चमोली दौरे के दौरान ऐतिहासिक दुर्मीताल पहुंचकर क्षेत्रीय लोगों से मुखातिब हुए। दसोली ब्लॉक के दुर्मीताल 70 के दशक में पर्यटन की दृष्टिकोण से विश्व में प्रसिद्ध था। दुर्मीताल के टूटने के बाद में दोबारा इस और किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा। वर्तमान क्षेत्र में प्रतिनिधियों की ओर से सामाजिक और राजनीतिक तरीके से इस मुद्दे को हर बार पुनर्जीवित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने दुर्मीताल के जीर्णोद्धार की अपील करी है। और इसके सुनहरे भविष्य और रोजगार के मौके को लेकर भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए गैरसैंण में दुर्मीताल के जीर्णोद्धार की घोषणा करते हुए 25 लाख रुपए टोकन मनी यहां पर जारी करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे जिस तरीके से सीएम आज गढ़वाल दौरे पर रहे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहे, क्या कुछ खास रहा उनका दौरा? बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान गढ़वाल में है, जहां पर वो लगातार जो नवीनीकरण चीज़ें हैं उनका लोकार्पण कर रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात की है। साथ ही जो आम जनता है उनकी भी जो है उनसे बातचीत की, रायशुमारी की। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और 13 के 13 जिलों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जाएंगे और जन समस्याओं को भी सुनेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, क्योंकि 2022 के जो विधानसभा चुनाव है तो उसको लेकर भी ये महत्वपूर्ण दौरे उनके माने जा रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल। इसके साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि 2 दिवसीय दौरे पर वो यहाँ पर हैं, और साथ ही तमाम लोग जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं, उनसे लगातार वो मुखातिब हो रहे हैं, समस्याएं पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ परेशानियां का उन्हें सामने करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर दुर्मीताल की बात करें तो यहाँ पर भी वो पहुंचे थे। जिस तरीके से वहां पर इतने सालों से जीर्णोद्धार की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन अभी तक किसी की ओर से इस तरीके की कोई वहां पर कामकाज नहीं किया गया। लेकिन अब उम्मीद जगी है कि सीएम वहां पर पहुंचे तो आने वाले दिनों में शायद इसका भी कायाकल्प होगा। बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुर्मीताल में जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो पहुंचते हैं और 25 लाख रुपए की जो टोकन मनी की जो घोषणा है, एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है, ताकि जो हमारी दुर्मीताल जो है उसका जीर्णोद्धार हो सके। तो उसके लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिलों में जा रहे हैं, आज जिस तरह से वो चमोली में गए और कल उनका दौरा रुद्रप्रयाग में भी रहने वाला है। तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं, जिलों में लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं में भी जोश भर रहे हैं, क्योंकि 2022 के विधानसभा का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। तो उसको लेकर के महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जनता के बीच में है और वो लगातार जनता से अपील भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अगर कोई जो समस्या है या फिर जो वो सरकार को चेताना चाहते हैं, वो भी सरकार के सामने वो बातें रखें। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार जो है वो लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं। प्रीति, तो विशाल, कह सकते हैं कि वाकई जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियां यहां पर होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि सीएम लगातार लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल प्रीति, कहा जा सकता है क्योंकि 2022 के चुनाव में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो उसके लिहाज से भी ये पूरा जो है देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी है वो अपनी रणनीति बनाए हुए हैं और सभी तमाम जो 13 जिले हैं वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कवर अप करने हैं। उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जिलों में जा रहे हैं, अपनी बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, साथ ही लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं और कई जो विकास कार्य है उनका लोकार्पण भी करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम। और इसको देखा जा सकता है कि 2022 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रीति। ठीक है, एक आखिरी सवाल और, दुर्मिताल के नवीनीकरण की लगातार बातचीत चल रही है। विशाल, क्या लगता है उसके नवीनीकरण के बाद से आसपास का जो इलाका है वो तो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा ही, लेकिन साथ ही रोजगार के अवसर भी खुलते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल प्रीति, ये रोजगार का जो युवाओं में एक रोजगार की जो मार रहती है, हम लगातार ये देख भी रहे हैं कि रोजगार को लेकर के लगातार सरकार को चेताने का काम जो है युवा करते रहते हैं, तो उनके लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दुर्मिताल बनेगा तो उसमें तरह तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं वो होंगी, तो उसके लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि पहाड़ पर जो हमारे जो पर्यटक हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आते हैं, तो उनको लुभाने का भी ये काम करेगा। हमारा पर्यटक के जो साधन है वो बढ़ेंगे और इससे रोजगार की भावना भी पूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है प्रीति। चलिए विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी अब सच साबित हुई है। विभाग के अनुसार मौसम के तेवर बदले हुए दिखाई दिए और शीतलहर के साथ ही हल्की बरसात भी यहां पर देखने को मिली है। राजधानी देहरादून, मसूरी समेत उत्तराखंड के कई जिलों में बरसात से ठंड में इजाफा देखने को मिला है। जहां मैदानी इलाकों में बरसात और शीतलहर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दी, तो वहीं पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 फरवरी है, तो आप देख रहे हैं कि आज जो है जो गढ़वाल क्षेत्र है खासकर उसमें बदलियाँ आनी शुरू हो गई है और ये बादल और बढ़ेंगे और इसकी वजह से जो ये पश्चिमी विक्षोभ असल में निकल रहा है, तो आज और कल इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा है। जैसे पहले 4 और 5 में लग रहा था कि इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन अब यही दिख रहा है कि जो है आज 3 से ही शुरुआत हो जाएगी रात शाम से, और ये जो है 5 के शाम तक ये चलने वाला। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 तारीख रात शाम से लेके और 5 तारीख के रात शाम तक जो करीब 48 घंटे है इसके दौरान एक्टिविटी रहेगी, और जो 4 तारीख है उसमें जो पीक जो एक्टिविटी का वो रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि आज 3 को जो है गढ़वाल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें अनेक जगहों में हल्की या बहुत हल्की जो है बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। फिर कल अगर बात करें 4 तारीख को फरवरी में, तो 4 में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश व बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें, उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग की ओर से जो भविष्यवाणी की गई थी, मौसम विभाग की ओर से जो कहा गया था कि आने वाले दिनों में यहां पर सर्दी जो है वो और भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, तो कहीं ना कहीं वो बातें सच होती हुई नजर आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर तेज हवाएं चलती हुई नजर आ रही है। शीतलहर के साथ साथ वहां पर कोहरा जो है वो भी काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही बरसात होने से ठंड वहां पर और भी बढ़ गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बादल जो है वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से देहरादून और कह सकते हैं कि आसपास के इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से बादलों के आगोश में यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में सर्दी और भी बढ़ेगी और लोगों को सर्दी से यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहां पर तो बरसात हो रही है, जिसकी वजह से ठंड यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, शीतलहर यहां पर चल रही है, लेकिन आसपास के जो मैदानी इलाके हैं उन राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर जिस तरीके से कुछ दिनों में तेज धूप देखने को मिल रही थी, तो उत्तराखंड में जिस तरीके से बरसात हुई है, मौसम का मिजाज बदला है, तो आसपास के मैदानी इलाके हैं वहां पर भी अब पहले की तरीके से कुछ हद तक सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है।
तो कह सकते हैं जो बातें लगातार कही जा रही थी कि आने वाले दिनों में सर्दी और भी बढ़ सकती है, वो मौसम विभाग की बातें बिल्कुल सच साबित हो रही है। लगातार शीतलहर यहां पर चलती हुई नजर आ रही है, मौसम का मिजाज यहां पर बदलता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को सर्दी से काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। उसके लिए लोग जो है वो कई तरह के जतन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठंड से बचने के लिए वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बरसात होने की वजह से ये ठंड जो है वो अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि फरवरी के अंत तक सर्दी का मौसम जो है वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है और अमूमन मार्च में गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से देहरादून को लेकर कहा गया था कि आसपास के जो इलाके हैं उसमें कुछ दिनों में मौसम जो है वो बदलेगा, तो वो साफ नजर आ रहा है। हालांकि इस दौरान लोग जो हैं, कुछ लोग खुश भी है जो वहां पर घूमने के लिए आए हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कुछ हद तक परेशानी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी प्रेम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम सिंह, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि वाकई आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ सकती है, मौसम का मिजाज बदल सकता है, तो बिल्कुल हूबहू वहां पर नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद वहां पर रहते हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और वाकई कितनी सर्दी वहां पर और बढ़ गई है? आसपास की पहाड़ियों की बात करी जाए तो लगभग 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया, जो बहुत अच्छी धूप थी। धूप में काफी गर्मी भी हो गई थी, लोगों के जो गर्म कपड़े धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए थे। लेकिन मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी, उन्होंने कहा, कल बताया था कि 24 घंटे बाद जो है मौसम खराब होने वाला। तो आज सुबह से ही काले बादल उमड़ गए और दिन में ऐसा लगने लगा जैसे रात हो गई। लेकिन ठीक 3 बजे रिमझिम बारिश भी पड़ी है और काफी ठंडा होने के साथ साथ जो लोगों ने अपने अलाव जलाने चालू कर लिए। लोगों की दिक्कत परेशानियां तो बढ़ रही है, लेकिन जो बाहर से आने वाला सैलानी है उनका तो यही कहना है कि अगर बर्फ पड़ी तो हमारा यहाँ घूमना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बर्फ देखने आए हैं। अगर बर्फ पड़ती तो उनको काफी खुशी होगी। जी चलिए प्रेम सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, मेरे सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रदीप, जानना चाहेंगे, मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, आप जहां पर मौजूद है वहां पर मौसम का क्या कुछ हाल? जी प्रदीप, मैं आपको बताऊं, आज पिथौरागढ़ जिले में अचानक दोपहर के बाद पूरा मौसम का मिजाज बदल चुका है। कल तक जहाँ चटक धूप लग रही थी, आज मौसम में अचानक करवट बदलने के कारण एक बार ठंड शुरू हो गई है और लोगों के ठंडे कपड़े एक बार फिर से बाहर निकल गए हैं। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी भी शुरू हो रही है। जी प्रदीप, इसके अलावा ये भी आप बता दीजिए, जिस तरीके से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार वहां पर नजर आ रहा है, तो प्रशासन की ओर से पर्यटकों को सर्दी से कोई परेशानी ना हो, उसके लिए वहां पर क्या कुछ इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं? प्रशासन के द्वारा पूर्व में पर्यटन स्थलों पर ठंड को देखते हुए अलाव जलाने की व्यवस्था और पर्यटकों को के व्यवस्था के लिए आदेश दिए थे, जिसमें कई पर्यटन क्षेत्र आपका मुंशियारी है, चौकोड़ी है, वहाँ पर एहतियात भी पर्यटकों के लिए बढ़ती जा रही है, जिससे ठंडे से बचाव किया जा सके। चलिए प्रदीप, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सतेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, आप बता दीजिए, आपके क्षेत्र में क्या कुछ हाल सर्दी को लेकर? प्रीति, देखिए, आज अचानक तो मौसम ने करवट बदली है और अगर मैं चमोली जिले की बात करूं तो यहाँ पे एकदम से मौसम ने करवट बदल दी और जो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं अब लगता है कि जो चमोली जिले के उच्च हिमालय जो क्षेत्र है, बद्रीनाथ हुआ चाहे और ये हुआ, जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, वहाँ पे हो सकता है कि 1-2 दिन में बर्फबारी की संभावना जो मौसम विभाग ने जताई है वो हो सकती है। उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके काफी खुशी की बात हुई, क्योंकि पिछले साल की बात की जाए तो यहाँ पे फरवरी माह में काफी जमकर बर्फबारी हुई थी, लेकिन इस बार थोड़ा देरी से यहाँ पे मौसम ने करवट बदली है। लेकिन अगर बर्फबारी यहाँ पे होती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो यहाँ के स्थानीय होटल व्यवसाय है उनको भी होगा और जो पर्यटक है वो भारी मात्रा में यहाँ पहुंचेंगे और जिससे कि जो यहाँ का उत्तराखंड राज्य का जो राजस्व है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और लोगों के जो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हैं, जो किसान हैं, उनके चेहरे भी खिलेंगे, क्योंकि इस बार लगता है क्योंकि मौसम ने इस बार ना बर्फबारी जो हुई नहीं, इस बार बर्फबारी होने की संभावना है। जी वहीं अगर रेन बसेरों की बात करें तो उनको लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर?
प्रीति देखिए, चमोली जिले की मैं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग जो भी होटल हैं या वो बात की जाए तो ऊपरी इलाके में जो होटल हैं, रैन बसेरे हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पे छाई चलते हैं और लोग जो ठंड से बचने के लिए यहाँ पे अलाव की जो प्रशासन की जो जी चलिए सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे और सबने बताया कि किस तरीके से उनके इलाकों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों को जहां कुछ हद तक ये मौसम का मिजाज बदला है, इससे परेशानी हो सकती है, तो वहीं पर पर्यटक जो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं वो इस मौसम का मिजाज बदलने से बेहद खुश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सक्रिय हो चली है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर अभी तक अंदरूनी कलह शांत नहीं हो पाई है। जहां कई दिनों से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश के बीच में तनातनी चल रही थी, तो वहीं पर अब हरीश रावत ने साल 2020 में विधानसभा चुनाव ना लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। हरीश रावत ने चुनाव ना लड़ने की मंशा तो साफ कर दी। हालांकि हरीश रावत ने यह भी कहा है कि पार्टी आला कमान आगे जो भी निर्देश देगा वो उसे मानने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो चुनाव के लिए चेहरा इसलिए घोषित करवाने की बात कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाशिए पर डालकर लोकल फॉर वोकल के लिए मजबूर होना पड़े। अन्यथा बीजेपी की नीति रही है कि वो ग्राम प्रधान से लेकर निकाय चुनाव हर जगह पर मोदी को चेहरा बनाकर वोट मांगती है। रावत के ताजा रुख से उन्हें विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के प्रयासों में जुटे उनके समर्थकों में खलबली सी मच गई है। हालांकि रावत ने उनको ये कहकर दिलासा दिया है कि कोशिश है कि इस मामले में हाईकमान जो कहेगा वो उसे मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी राजेंद्र जी, जिस तरीके से जो ऐलान किया गया है, क्या लगता है आपको कि वाकई आगामी विधानसभा चुनाव जो है उनकी ओर से जो ऐलान किया गया है उसमें क्या कुछ यहाँ पर रणनीतियां देखने को मिलेगी? लगता है आपको वाकई कांग्रेस को नुकसान होगा इससे? नहीं, देखिए ऐसा है कि 2002 से लेकर और 2021 है जो 22 का चुनाव है, पहली बार मैं समझता हूं कि हरीश रावत जी ने हाईकमान से अनुरोध किया था कि 2017 का चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जाए। तो पहली बार उनके अनुरोध को हाईकमान ने स्वीकार किया, वरना 2002 से 7 से लेकर 12 तक हमेशा जो है चुनाव लड़ा गया है सामूहिक रूप से, और सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने के बाद हाईकमान ने तय किया कि किसको मुख्यमंत्री बना जाए। और इस बार भी हाईकमान ने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, हाईकमान के जो प्रतिनिधि हैं देवेंद्र यादव जी जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सामूहिक रूप में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव लड़ने के बाद जो विधायक जीत जाएंगे तो उसका निर्णय हाईकमान करेंगे, और किसको मुख्यमंत्री बनना है यह हाईकमान का काम है। जी राजेंद्र जी, वो आपकी बात जो आपने कही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उनकी ओर से कहा गया है, साफ कह दिया गया है उन्होंने कि वो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आला कमान जो भी उन्हें निर्देश देगा उन निर्देशों का वो पालन करते हुए नजर आएंगे। तो इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, देखिए आप उनकी अब उम्र के हिसाब से भी देखिए, अगर वो, क्योंकि एक तो उनकी उम्र भी इस तरह की है कि अगर उनको लगता है कि वो भागदौड़ ज्यादा नहीं कर पाते हैं और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो देखिए कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है, बहुत मजबूत जमीन से जुड़े हुए नेता। और हमारे जो वर्तमान में सेनापति है प्रीतम सिंह, 5 बार लगातार तमाम विरोधों के बावजूद वो अपनी विधानसभा में फतह करते हुए आए। 1954-56 से उनका परिवार गुलाब सिंह जी, स्वर्गीय गुलाब सिंह जी 9 बार विधायक रहे हैं, कोई नया चेहरा नहीं है, चिर परिचित चेहरा है। 10 साल वो लगातार मंत्री रहे, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर एक बहुत अच्छी ईमानदार छवि के नेता है। तो नेताओं की हमारे पास कमी नहीं है, नेता बहुत है, और हमेशा चुनाव जो हम लड़ते हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं। ठीक है, हाईकमान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। और निश्चित तौर पर 2022 में भाजपा ने डबल इंजन का वादा करके उत्तराखंड के किसानों का कर्जा माफ करके कहा, माफ नहीं हुआ, पहली बार हमें शर्म
शर्मसार होकर ये कहना पड़ता है कि उत्तराखंड में 16 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है भाजपा के राज में, और इसलिए भाजपा से बहुत लोग उत्तराखंड के नाराज है। और कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार 48 से 50 सीटें जीतकर हम सेनापति प्रीतम सिंह के नेतृत्व में। ठीक है राजेंद्र जी, मेरा आपसे एक सवाल और है, लेकिन वो सवाल मैं आपसे करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ बीजेपी से नितिन जी जुड़ गए हैं। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रीति जी। विपिन कैंथोला हूं मैं, प्रदेश का प्रवक्ता। जी बाय मिस्टेक जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से अभी पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से जो बात कही गई है, उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। आपको क्या लगता है वाकई उनकी ओर से जो ये ऐलान किया गया है कि वो आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे कांग्रेस को कोई नुकसान हो सकता है, बीजेपी को कोई फायदा हो सकता है, या बाकी जो अंदरूनी कलह चलती हुई नजर आ रही है ये काफी बढ़ सकती है? देखो प्रीति, चुनाव लड़ना न लड़ना ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन आप अगर जो उनकी पूरी बात को पढ़ें तो उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर जो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो इस बारे में सोचेंगे। कांग्रेस के लोग, मैं तो आज कहना चाहता हूं कि हरीश रावत जी भी और पूरी कांग्रेस जो है आज दोनों ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, राज्य कांग्रेस भी और हरीश रावत जी भी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आज कांग्रेस, पूरी कांग्रेस, एक शब्द होता है किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि कंफ्यूजिंग के उसमें है, कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ नेतृत्व है। तो पूरी कांग्रेस ये जानती है कि प्रदेश में भी उनके पास नेता नहीं है और देश में भी कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है, इसलिए कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। अभी कल की घटना है कि पौड़ी में इनके जो नेता हैं आपस में किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे थे और वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में वो देखा गया। अक्सर ये लोग आपस में जिस प्रकार से सिर्फ फटव्वल इनके बीच में चल रही है, वो ये मुखिया चेहरा खेल रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि राजेंद्र जी कह रहे थे कि हम सामूहिक नेतृत्व पे लड़ते हैं, तो 2017 का चुनाव तो इन्होंने हरीश जी के चेहरे पर लड़ा और किस प्रकार से 2-2 सीटों से वो चुनाव हार गए। तो हरीश रावत जी समझते हैं, जानते हैं और इस बात को भी कह रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है और हमको चेहरा घोषित करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनका इंटरनल मसला है। लेकिन जिस प्रकार से पूरी कांग्रेस जो है, हमारे जो अभूतपूर्व काम है जो डबल इंजन की सरकार ने, प्रीति आप आज देखोगी कि डबल इंजन की सरकार ने ऑल वेदर रोड बनाई है, रेलवे ट्रैक बने हैं। बिल्कुल आपकी ओर से जो कामकाज किए गए हैं तमाम जनता वो कामकाज देख रही है। बिल्कुल राजेंद्र जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि वाकई हरीश रावत की ओर से जो ये बयान दिया गया है कि चुनाव ना लड़ने का, आपको देखो इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस के अंदर जो है अंदरूनी कलह चलती हुई नजर आ रही है। अब उनकी ओर से कह दिया गया कि वो सीएम का चेहरा नहीं होंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वाकई जो अंदरूनी कलह चलती हुई नजर आ रही है इसमें कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी ये बढ़ सकती है, क्योंकि अब ये हो सकता है कि अगर वहां पे 2 खेमे बने हुए हैं तो उसमें से ये भी हो सकता है एक खेमा कहे कि मेरा चेहरा यहाँ पर सीएम बनना चाहिए। फोनो कर रहा सिंह जी जो हमारे प्रदेश के सेनापति अध्यक्ष है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ाऊंगा, विधायकों को जिता के आऊंगा और जो हाईकमान कहेगा उसका निर्णय सर्वमान्य होगा। जो कुछ लोग अगर ये बार बार ये मांग कर रहे हैं कि चेहरा बनाया जाए, चेहरा बनाया, आज उन्होंने साफ कर दिया हरीश रावत जी ने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा विधानसभा का, तो ये बात साफ हो गई है। अब हम जो है वो सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जब जीत के विधायक आएंगे, जो कि जीत रहे हैं 48 से 50 सीटें, क्योंकि भाजपा ने कुछ नहीं किया है, हम जीत रहे हैं, उसके बाद हाईकमान जिसको बनाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, चलिए आप दो लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलौर में किसानों की महापंचायत की गई है, जहां पर भारी तादाद में किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे भी हैं और इस महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत वहां पर मौजूद रहे। महापंचायत के दौरान भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात रही, तो वहां पर महापंचायत में नरेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया और आंदोलन की धार और तेज करने की बात यहां पर कही गई है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के मंगलौर में महापंचायत का आज आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम नेता किसान शामिल हुए। जो महापंचायत के मद्देनज़र लगभग हमारे पास आज की डेट में हम लोगों ने जो मंडी क्षेत्र है जहां पर इन्होंने किसान पंचायत का आह्वान किया है,
उसमें एक सीओ के नेतृत्व में करीब 6 एसओ थाना प्रभारी हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। साथ में कम से कम 2 कंपनी पीएससी और 200 से ऊपर कांस्टेबल या महिला कांस्टेबल हम लोगों के द्वारा उन्हें दिया गया है, ताकि सुरक्षा और ट्रैफिक से रिलेटेड किसी भी समस्या का कोई समस्या ना आए, इसका हम लोग समाधान कर सकें। नहीं, आह्वान तो कुछ नहीं, एक अपना परिवार है, किसान परिवार है, इकट्ठा हुए जो पीड़ा है अपनी वे सब कह रहे हैं। यहाँ से आज पूरे भारत का किसान एक है। सरकार की तानाशाही का जो रुख है, इस उससे किसानों ने वो सोच ली बात है थारी कहीं कुछ सुना ही नहीं है। इकट्ठे होकर यह लड़ाई लड़ी जा सके, अकेले अकेले लड़ाई नहीं ले जा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें मेरे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रोहित, जानना चाहेंगे जिस तरीके से महापंचायत का आयोजन किया गया, तमाम किसान वहां पर जुटे, क्या कुछ खास रहा इस दौरान? मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे, हजारों की तादाद में संख्या में यहाँ पर जो किसान पहुंचे हैं। और जैसे ही यहाँ पर नरेश टिकैत पहुंचे, जो है बहुत ही काफी जोर शोर से किसानों ने नारा देकर के उनका स्वागत भी किया। और मैं भी अभी उन्होंने मंच को साझा किया है टिकैत जी ने। उन्होंने कहा है कि आज शाम को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि 6 फरवरी में जो भारत बंद का ऐलान इन्होंने किया है, वो शाम तक की हो जाएगा। इसी तरह से आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रीति, इसके अलावा जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई नरेश टिकैत वहां पर मौजूद रहे, उनकी ओर से किसानों को संबोधित भी किया गया, क्या कुछ रणनीति वहां पर बनाई गई है आगे वाले 6 फरवरी को लेकर और इस आंदोलन को और तेज करने के लिए? जी प्रीति, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने अपने संबोधन में टिकैत जी ने कहा है कि 6 फरवरी के लिए भारत बंद का ऐलान इन्होंने जो किया है, उसकी जो ये नीति अभी तैयार की गई है, मगर इसका भी अभी इन्होंने सही तरह से खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाईकमान से बात करने के बाद आज शाम को ये चीजें क्लियर की जाएगी। प्रीति, जो वहां पर हुजूम किसानों का दिखाई दे रहा था, जैसा हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, काफी तादाद में किसान वहां पर नजर आ रहे हैं। इस दौरान जो किसान थे उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है, कितना वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है उनकी बातें मानेगी? किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि जैसे ही हाईकमान इस चीज के लिए हाईकमान जैसे भी डिक्लेयर जो भी करेंगे, जो भी उनका फैसला लिया जाएगा, उसी के अनुसार सभी किसान लोग जो आगे की प्रक्रिया में अपना भाग लेंगे। दूसरी मैं आपसे बताना चाहूंगा, ठीक है, कि मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीति, जो किसानों ने अभी यहाँ तक बोला है कि हमारा जो भी फैसला आगे के लिए होगा वो हाईकमान लेगी। उसी के साथ साथ में इन्होंने ये भी बात की है कि आंदोलन जारी रहेगा सरकार के लिए। अगर सरकार बात करना चाहती है तो सरकार बात करे। अगर सरकार ये कहती है कि हम इसको रोक देते हैं, कृषि बिल को भी रोक देते हैं, तो आगे आने वाले समय में जब तक भाजपा सरकार रहेगी, जब तक ये कृषि बिल लागू नहीं किया जाएगा। चलिए रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें मेरे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हुए थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि वाकई ही महापंचायत को लेकर तमाम किसान वहां पर जुटे थे। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार किसानों की ओर से आंदोलन जो है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वाकई ही सरकार जो है अब किसानों की बातें मानती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से 6 फरवरी को कहा गया है कि चक्का जाम किसानों की ओर से किया जाएगा, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।